Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 15th of February 2022. तो गाइज आज है तारीख 15 फरवरी 2022 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में, तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सुलू सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2016 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बात करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को किसने प्रिपेयर किया है। ऑप्शन ए यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ऑप्शन बी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन सी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, या फिर ऑप्शन डी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। इसका सही आंसर बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं भी मालूम होगा, तो जिनको मालूम है वो डायरेक्टली कमेंट में टाइप करो, जिनको नहीं मालूम है वो जाकर इसके बारे में सर्च करना। डेफिनेटली इसके आंसर के साथ साथ आपको और भी जानकारी मिलने वाली है। एटलीस्ट सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। लेकिन अभी भी आंसर नहीं मिलता है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को उसका करेक्ट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल, एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बात की गई है जो अभी जनवरी का महीना निकला है, यहाँ पर इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आया। मतलब जो महंगाई है, खासकर जो रिटेल इन्फ्लेशन है, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। हमने एक लिमिट सेट कर रखी है, वो है 6% की, वो लिमिट भी यहाँ पर क्रॉस हो चुकी है। तो अब जैसा कि आपको पता है कि हाँ महंगाई के बारे में बात हो रही है, इन्फ्लेशन वगैरह का डिस्कशन हो रहा है, तो ये आर्टिकल कहीं ना कहीं इकोनॉमी से रिलेटेड है। और इकोनॉमी हमारे सिलेबस में कहाँ पे आता है, जीएस पेपर 3 के अंदर। ठीक है, तो आपको ऐसे अपने सिलेबसेस को रिलेट करना है। ये पिक्चर देखते ही आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे बताया गया कि अभी जो जनवरी का महीना निकला है, यहाँ पर जो हमारा इन्फ्लेशन है, खासकर रिटेल इन्फ्लेशन, क्या होता है रिटेल इन्फ्लेशन, मैं भी आप लोगों को बताता हूँ। तो ये इन्फ्लेशन 6.01% से इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। और हमने लिमिट कितनी सेट कर रखी है, आप लोगों को मालूम होगा, जो हमने इन्फ्लेशन की, महंगाई की लिमिट सेट कर रखी है वो है 4+-2 की। मतलब जो महंगाई है वो कम से कम 2% तक हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 6% तक हो सकती है, इसको ये क्रॉस नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ, जनवरी के मंथ में 6.01% हुआ, ये थोड़ा सा इंक्रीज हो चुका है। मतलब एक लिमिट है उसको भी यहाँ पर ये क्रॉस कर चुका है, टॉलरेंस लिमिट जिसको यहाँ पर बोला गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जनवरी के मंथ में जो महंगाई है वो बहुत ज़्यादा ही देखने को मिली है। और ये महंगाई ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में इंक्रीज हुई है, पिछले साल अक्टूबर से रेगुलरली इन्फ्लेशन राइज होता हुआ नजर आ रहा है, ऐसा भी यहाँ पर डेटा के अंदर बताया गया। प्लस ये आप देख पाओगे आरबीआई का एक ग्राफ है जो उन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, लगातार इन्फ्लेशन आप देख पाओगे इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। क्लियर हुआ। अब देखो, जब भी आप लोग यहाँ पे इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हो, आपने इन्फ्लेशन के बारे में आर्टिकल में पढ़ लिया, लेकिन इन्फ्लेशन के बारे में आपके पास सारी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चन पूछ लेता है। यूपीएससी ने इन्फ्लेशन के बारे में और रिसेंटली क्वेश्चन पूछा भी है। वो क्वेश्चन क्या था मैं अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता दूँ कि इन्फ्लेशन के बारे में आपके सभी बुक के अंदर मेंशन्ड है, चाहे कोई सी भी स्टैटिक बुक उठा लो, चाहे वो संजीव वर्मा उठा लो, चाहे वो रमेश सिंह उठा लो, सभी के अंदर मेंशन्ड है। क्या मेंशन्ड है, जो कि मैं अभी आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहली चीज़ तो इन्फ्लेशन है क्या। देखो, इन्फ्लेशन राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सिंपल सी डेफिनेशन है। मतलब कि महंगाई है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनके दाम बढ़ जाना, उनको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है डिफ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन का अपोजिट ही डिफ्लेशन होता है। डिफ्लेशन के अंदर मतलब चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। ठीक है, सस्ता ही मत बोल देना, लेकिन चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, है ना। एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि डिफ्लेशन के अंदर माइनस के अंदर चीज़ें पहुंच जाती हैं। जब माइनस में ये क्राइटेरिया चलने लगता है तो उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन के अंदर जब ये बढ़ता रहता है यानी महंगाई इंक्रीज होती रहती है। अब दूसरा क्वेश्चन दिमाग में आएगा, आखिरकार इस महंगाई को मेजर कौन करता है, भारत के अंदर कौन मापता है इसको? तो इन्फ्लेशन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी इसको मेजर करती है और खासकर इस इन्फ्लेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम, जो कि इस पूरे मेजर वाले प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, भारत के अंदर जो इन्फ्लेशन है उसको दो तरीके से हम लोग मेजर करते हैं, दो इंडिसेस के अंदर देखा जाता है। एक होता है WPI और एक होता है CPI। बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देख पाओगे बहुत सारे क्वेश्चन मेंस में ही पूछे गए और प्रीलिम्स में ही पूछे गए। WPI जिसको हम लोग होलसेल प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, CPI जिसको हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं, दोनों के बेसिस पर इन्फ्लेशन को देखा जाता है। अब आप कहोगे होता क्या है ये? देखो, होलसेल प्राइस के अंदर बात की जाती है जब आप थोक पर सामान को देखते हो, ठीक है, एक बल्क में सामान देखते हो। जब बल्क की मामले में हम लोग देखते हैं, जब बल्क में जो कमोडिटीज़ होती है उसके प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं, उसको मेजर करते हैं, उसको WPI इन्फ्लेशन बोलते हैं। और CPI मतलब जो आपके छोटे मोटे कमोडिटीज़ होते हैं, छोटा मोटा सामान होता है, जैसे फूड हो गया, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो भी सामान हो गया जो कि इंडियन कंज्यूमर बाय कर रहे हैं अपने यूज़ के लिए, तो जब उसके प्राइसेस के अंदर चेंजेस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं CPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये आपको ध्यान रखना है। इन्फ्लेशन के पीछे के बहुत सारे कारण होते हैं, ये आप लोगों को पता होगा, काफ़ी बार मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता रखा है कि जो महंगाई है अब ऐसे थोड़ा ना हो रही है, इसके पीछे कई सारे कारण हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बताया है कि कभी कभी क्या होता है ना, जो डिमांड है किसी चीज़ की वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये हम लोग देख पाते हैं, और सप्लाई उसकी कम हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होता है, वो मतलब वहाँ पर महंगाई होनी चालू हो जाती है। प्लस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है, मतलब कि हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है, पहले 2 रुपये का बन रहा था, अब 3 रुपये का बनना है। पहले 2 रुपये का बनकर 4 रुपये का मार्केट में बिक रहा था, अब 3 रुपये का बनकर 6 रुपये का मार्केट में बिक रहा है। तो जब यहाँ पर कॉस्ट उसके प्रोडक्शन के अंदर बढ़ जाती है किसी भी प्रोडक्ट के, तो वो भी यहाँ पर इन्फ्लेशन की कैटेगरी के अंदर आ जाता है, तो भी वहाँ पर महंगाई बढ़नी चालू हो जाती है, जिसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग इन्फ्लेशन देखने को मिलती हैं। आई होप आप लोग इसको क्लियर कर पाए होंगे। देन उसके बाद अभी मैंने आप लोग को कुछ चीज़ें बताई थी, मैंने ये बताया था CPI और WPI। CPI और WPI के बारे में पहले भी लिखने को आया है मेंस में, तो आप लोग को इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। क्या लिख सकते हो, मैंने आप लोगों के लिए कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मेंशन कर दिया है, प्लस कुछ स्टैटिक पोर्शंस भी हैं जो कि डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो इसको ही हम लोग रिटेल के तौर पर देखते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग रिटेल के तौर पर, रिटेल इन्फ्लेशन के तौर पर देखते हैं। और इस वाले कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को रिलीज़ किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के थ्रू। आपको ध्यान रखना है, NSO यहाँ पर इसको रिलीज़ करता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है ये क्या मेंटेन करता है, मैंने आपको बता दिया। जो भी हम कमोडिटीज़, जो भी सर्विसेज जो कंज्यूमर यूज़ कर रहा है, अपने लिए खरीद रहा है, उसके प्राइसेस के अंदर बदलाव हो रहा है, वो CPI के अंडर में आता है। ये अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, CPI के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 4 प्रकार का CPI होता है। CPI फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, CPI फॉर एग्रीकल्चरल वर्कर लेबरर, CPI फॉर रूरल लेबरर और CPI फॉर रूरल अर्बन कंबाइन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के आपको CPI देखने को मिलेंगे। इसमें से बात करें, जो हमने पहले वाले 3 CPI पढ़े हैं, IWAL और रूरल लेबरर वाला, तो इन तीनों ही CPI को कंपाइल कौन करता है? जो लेबर ब्यूरो है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर में आता है वो। और उसके बाद जो चौथा वाला है CPI रूरल अर्बन के एरिया में कौन यहाँ पर देखता है? तो यहाँ पे हमारी नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस देखती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आती है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वो 2012 है, मतलब कि जब भी हम लोग देखेंगे कि हाँ पहले कितना हुआ करती थी महंगाई, तो हम लोग अगर पहले के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो 2012 से देखा जाएगा। 2012 इसका बेस ईयर लिया गया है। 2012 में कितनी महंगाई थी, आज कितनी महंगाई है, इसको हम लोग कंपेयर करते हैं हमेशा। तो इसका एग्जैक्टली बेस ईयर 2012 देखने को मिलेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो मैंने CPI के बारे में बता दिया। उसी प्रकार से WPI के बारे में भी यहाँ पर नोट्स में मेंशन कर दिया है। WPI क्या देखता है? जब जो भी गुड्स हैं, जो भी कमोडिटीज़ हैं, ठीक है, जब इनका व्यापार होता है बल्क में, इनके प्राइसेस के अंदर जो बदलाव होता है उसको देखता है WPI। और जैसे मैंने आपको बताया, CPI को पब्लिश करता है, रिलीज़ करता है NSO, और WPI को पब्लिश किया जाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, यहाँ पर इसको रिलीज़ करती है। ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपको बता रखा है। बेस ईयर WPI का भी यहाँ पर आपको 2000 यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2011-12 इसका बेस ईयर है। पहले इसका 2004-05 था, उसके बाद बढ़ाकर इसको 2011-12 इसका बेस ईयर कर दिया गया था। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग CPI वर्सेस WPI समझ गए होंगे।
अब मैं आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था साल 2011 के अंदर। वो क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ यूजुअली कंपल्ड विद, ये पूछा गया। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस चीज़ के साथ कपल करेगी? ठीक है, ऑप्शन ए डिफ्लेशन, ऑप्शन बी इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी स्टैगफ्लेशन, या फिर ऑप्शन डी हाइपर इन्फ्लेशन। तो इसका करेक्ट आंसर पता है क्या होगा? ऑप्शन बी इन्फ्लेशन। क्योंकि हमारी, अगर आप देखोगे, इकोनॉमिक ग्रोथ है। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ होगी जैसे जैसे यहाँ पर खर्चा होगा, लोग यहाँ पर पैसा खर्चेंगे। ठीक है, डिमांड जब बढ़ेगी, तो डिमांड कैसे बढ़ेगी? जब यहाँ पर आप कह सकते हो जब डिमांड इंक्रीज होगी, तो मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था, डिमांड इंक्रीज होगी तो महंगाई भी बढ़ जाएगी, जिसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो यहाँ पर क्वेश्चन था आपका कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस चीज़ से लिंक हो सकती है, वो इन्फ्लेशन से लिंक हो सकती है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, कि जैसे से हमारा स्पेंडिंग इंक्रीज हो चुकी है, डिमांड भी बढ़ती है। ठीक है, जैसे आप पैसा खर्च करते हो, डिमांड बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, पैसा आएगा, सामान खरीदोगे, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड से क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इसी वजह से हम इकोनॉमिक ग्रोथ को इन्फ्लेशन से रिलेट कर सकते हैं। तो इन्फ्लेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते थे, और आप लोगों ने सॉल्व किया भी है। पिछले कुछ दिन पहले इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, बहुत सारे आंसर, करेक्ट आंसर आए थे इसके। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल काफ़ी अच्छे से क्लियर हो चुका है। ऐसा आपको पढ़ना है एक आर्टिकल का पूरा, मतलब हिस्ट्री, प्रेजेंट, फ्यूचर, सब कुछ यहाँ पर कवर करना है। हम लोगों ने इस आर्टिकल को A to Z समझ लिया है, क्या क्या सिनेरियो देखने को मिलता है। अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दो। लाइक करके टारगेट पहुँचाना है 5000 लाइक्स का। कल भी हम लोग टारगेट रखा था, अभी तक अचीव नहीं हो पाया है, तो टारगेट आप लोगों के लिए रखा गया है। आप लोग इतना सा सपोर्ट कर सकते हो कि आप लाइक करके वीडियो को आगे, एक तरीके से क्या होता है, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, आप वीडियो वगैरह लाइक करोगे तो वीडियो और ज़्यादा आगे बढ़ेगा, दूसरे लोगों तक रीच होगा, उससे मुझे भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़रूर करना। साथ ही साथ एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन वो ये है कि आप लोगों ने अभी ये देखा है, नीचे आपको ये सारे नोट्स दिख रहे होंगे। अब आप कहोगे ये कहाँ पे मिलेंगे ये सब, क्योंकि आर्टिकल में तो मेंशन है नहीं। तो आर्टिकल के साथ साथ आपको ये मिल जाएंगे। जैसे आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है, डाउनलोड करना, वहाँ से आप लोग यहाँ पर और ओपन करना, इसको, ये सिंबल देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे ओपन हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मोबाइल में ये पीडीएफ ओपन नहीं हो पाता, मतलब एक तरीके से पीडीएफ तो ओपन हो जाता है, ये जो येलो कलर के सिंबल्स दिख रहे हैं ये ओपन नहीं हो पाते हैं। तो उनके लिए एक और चैनल बना दिया गया है, वो है दीपक यादव एजुकेशन नोट्स के नाम से। टेलीग्राम, दोनों मतलब टेलीग्राम पर दो चैनल है, एक दीपक यादव एजुकेशन के नाम से, दूसरा दीपक यादव एजुकेशन ब्रैकेट में नोट्स लिखा हुआ है। दोनों के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिए हैं, दोनों को जाकर ज्वाइन करना, बहुत बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे नोट्स, पीडीएफ्स, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, करंट अफेयर का पीडीएफ, जितनी भी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आनी, स्टैटिक पोर्शन की सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाती हैं, जो कि आपको यूपीएससी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेंगी। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अब देखो यहाँ पे बात करने वाले हैं सैटेलाइट की और मिसाइल्स की। तो अगेन इस आर्टिकल को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। हुआ क्या है, अब एक साल 2022 हमारा नया साल शुरू हो चुका है। अब साल 2022 में हमने मंडे, यानी कि जो कल का दिन निकला है, तो मंडे में हमने पहला अपना लॉन्च कर दिया है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को। तो साल 2022 का एक पहला सैटेलाइट लॉन्च हो चुका है, जो कि कल हो गया। ठीक है, तो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, EOS-4 करके यहाँ पर इसका नाम है, ध्यान रखना। इस सैटेलाइट के साथ साथ दो छोटी छोटी सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी गई हैं। एक का नाम है इंस्पायर सैट-1, दूसरा है INS-2D। ठीक है, तो 3 सैटेलाइट्स बेसिकली लॉन्च करी गई, एक EOS-4, दूसरा इंस्पायर सैट-1 और तीसरा INS-2D, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये लॉन्च कौन से रॉकेट से करी गई हैं? तो उस रॉकेट का नाम है PSLV-C52, मतलब पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या होता है PSLV? अभी मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बता दूंगा। तो ये लॉन्च व्हीकल है PSLV, जिसके मदद से लॉन्च करी गई है। पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नाउ अब इन सैटेलाइट्स के डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो मंडे में ये लॉन्च किया गया, ये 54th फ्लाइट था PSLV का, और 23rd मिशन था हमारा, जो कि हम लोगों ने PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया है, जिसकी मदद से हम लोगों ने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ठीक है, 18 मिनट में हमारा ये जो व्हीकल है ये पहुंच गया और इसने सैटेलाइट्स को ऑर्बिट के अंदर डाल दिया, ऑर्बिट के अंदर इंजेक्ट कर दिया, सैटेलाइट वर्क करने लगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो सैटेलाइट है EOS-4, ठीक है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर पोलर ऑर्बिट पर रखा है। पोलर ऑर्बिट क्या होता है अभी मैं थोड़ी देर में आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, जिससे यहाँ पर हम लोग को एक काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देगा। अब बात करते हैं इन तीनों सैटेलाइट्स के बारे में। अब ये 3 सैटेलाइट्स कुछ इस प्रकार से दिखती हैं। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ये वाली है, इंस्पायर सैट-1 ये वाली है, और तीसरी वाली आपको नीचे देखने को मिलेगी INS-2D।
ठीक है। लेकिन जब हम वो लोग बात करते हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के बारे में, ठीक है, ये आप जो को ऊपर दिख रहा होगा, इसके नाम से ही पता चल रहा है अर्थ ऑब्जर्वेशन, मतलब पृथ्वी को ऑब्जर्व करने में काम करेगा। बस मतलब क्या है, देखो इसका जो वेट है वो लगभग 1710 kgs का है, 10 साल की इसकी लाइफ है। इसके अंदर बात करें रडार इमेजिंग सैटेलाइट्स का एक तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है, जो कि हम लोगों को काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स, क्वालिटी वाली पिक्चर्स प्रोवाइड करवाएगी। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ को ऑब्जर्व करेगा, यह सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट पर रहेगा, अर्थ की निगरानी करेगा, निगरानी करते करते हमारे ऊपर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस, क्वालिटी वाली इमेजेस भेजेगा। चाहे कैसा भी वेदर हो, चाहे वो बरसात हो, चाहे धूप ज़्यादा हो, चाहे ठंड ज़्यादा हो, चाहे वो फॉगी एरिया हो, कुछ भी हो, हर कंडीशन में हमारे पास एक क्वालिटी वाली पिक्चर्स आने वाली हैं। एग्रीकल्चर को अच्छे से मॉनिटर किया जा सकता है, फॉरेस्ट को, प्लांटेशन, सॉइल मॉइस्चर, हाइड्रोलॉजी, फ्लड मैपिंग, इन सब चीज़ों का जो डेटा है हमें वो प्रॉपरली प्रोवाइड करवाएगा ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। आई होप आप लोगों को EOS-4 के बारे में समझ में आया है। दूसरी सैटेलाइट कौन सी है? दूसरी है इंस्पायर सैट-1। इसका जो वज़न है वो 8.1 kg के आसपास है। इसका लगभग यहाँ पर 1 ईयर का मिशन लाइफ होने वाला है। और बताया गया कि ये जो सैटेलाइट है, ठीक है, इसका मेन काम क्या है, जो आयोनोस्फेयर है, ठीक है, हमारे अलग अलग आप कह सकते हो लेयर्स देखने को मिलती है एटमॉस्फेयर की, जिसमें से एक आयोनोस्फेयर देखने को मिलता है। बाकी कौन कौन सी लेयर्स हैं आप लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो इसको समझने के लिए प्लस जो सूर्य है उसकी कोरोनल हीटिंग, यानी कि उसका जो कोरोना है, कोरोना ये कोविड वाला नहीं, जो सन के अंदर बीचों बीच यहाँ पर प्रेजेंट है, जहाँ से हीट यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है, आप देख पाओगे। तो उसके प्रोसेस को यहाँ पर देखने के लिए, तो उन सब चीज़ों को समझने के लिए, मतलब सन की हीट को समझने के लिए प्लस आयोनोस्फेयर को समझने के लिए ये सैटेलाइट हम लोगों ने लॉन्च किया है। ठीक है, इस सैटेलाइट को, मतलब जो ये इंस्पायर सैट-1 है, इसको बनाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एसोसिएशन विद द लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेयर स्पेस फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर, NTU सिंगापुर, NCU ताइवान करके यहाँ पर इनाम देखने को मिलेगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब किस किसने बनाया मिलकर उसके बारे में बताया गया, इसको छोड़ देना, बट ध्यान रखना इसका मेन पर्पस क्या है। फिर उसके बाद लास्ट वाली जो सैटेलाइट है इसका नाम है INS-2D। इसका वेट लगभग 17.5 kg का है, मिशन लाइफ इसकी 6 मंथ्स की है, और ये यहाँ पर इसके पास एक थर्मल इमेजिंग कैमरा है। ये क्या करेगा, ये हमें टेम्परेचर बताएगा, ठीक है, जैसे कि लैंड सरफेस का टेम्परेचर, वाटर सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें थर्मल इनर्शिया, ये सारी चीज़ें हम लोग को बताने वाला है। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और जो तीसरा सैटेलाइट है वो यहाँ पर इन्हीं सारे टेम्परेचर का डायग्नोसिस करने वाला है, आप लोग को ध्यान रखना है, इनका मूल्यांकन करने वाला है। ठीक है, एग्जैक्टली अगर हम प्योर हिंदी में बात करें तो क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। लेकिन अभी भी यहाँ पे आप कहोगे, अभी आप बताओगे PSLV के बारे में, है ना। चलो मैं बताता हूँ PSLV आखिरकार क्या है, जिस रॉकेट से इस सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया। तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब भी हम लोग पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो PSLV के साथ GSLV पढ़ते हैं। ठीक है, तो PSLV क्या है, GSLV क्या है, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा और ज़िंदगी भर याद रखोगे, और याद रखना भी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा न्यूज़ में यह आता रहता है। तो PSLV आप देख पाओगे ऐसा रॉकेट देखने को मिलेगा, इसका साइज़ ना थोड़ा सा छोटा है, बट GSLV आप देख पाओगे थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा, और GSLV Mark 3 ये थोड़ा सा और ज़्यादा हैवी है। अब ये जो रॉकेट है इसके अंदर नीचे आप देख पाओगे बूस्टर लगे हुए हैं, छोटे छोटे आपको 4-5 बूस्टर दिख रहे होंगे PSLV के अंदर। GSLV में भी आप लोग बूस्टर देख पा रहे होंगे, थोड़े से बड़े बूस्टर हैं। GSLV Mark 3 के अंदर भी बड़े बड़े बूस्टर्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये हम लोग इन रॉकेट को देखकर ये समझ सकते हैं कि अगर हमें थोड़ी सी दूरी पर भेजना है कोई सैटेलाइट तो हम लोग इस वाले रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर ज़्यादा दूर हमें कोई सैटेलाइट भेजना है तो उसके लिए हम लोग GSLV का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर GSLV थोड़ा सा ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू द PSLV। यहाँ पर ऐसा दिखता है PSLV और ऐसा रियलिटी में दिखता है GSLV, दोनों देख सकते हो। फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और दूसरे का है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका मतलब है ये पोलर ऑर्बिट पर लॉन्च करता है सैटेलाइट को, और इसका मतलब है ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। इनके काम के ऊपर इनका नाम रखा गया है। ठीक है, जब ये सैटेलाइट्स बनते हैं, सॉरी, जब ये रॉकेट्स तैयार किए जाते हैं तो ऐसे तैयार किए जाते हैं। देखो अलग अलग पार्ट होते हैं रॉकेट्स के अंदर, अलग अलग स्टेज होती है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 करके अलग अलग स्टेज देखने को मिलती है। जो मेन सैटेलाइट्स रख के भेजे जाते हैं, जैसे कि अभी PSLV को लॉन्च किया गया है, इसी वाले रॉकेट का इस्तेमाल किया, तो सैटेलाइट हमने कहाँ पे रखे होंगे इसके अंदर, वो ये ऊपर है, ये पेलोड हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा होगा पेलोड।
इसके अंदर हम लोग सैटेलाइट रखते हैं, जब ऊपर जाएगा ये खुल जाता है, इसमें से सैटेलाइट निकलता है और अपने जहाँ पर हमें प्लेस करना होता है वो उस ऑर्बिट पर जाकर प्लेस हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग हिस्से तैयार होते हैं, तैयार होने के बाद इनको असेंबल किया जाता है। असेंबल कहाँ पे किया जाता है, यही आप देख पाओगे, असेंबल करने का एक स्टेशन बनाया जाता है, जैसे आज के टाइम पर ओडिशा के अंदर है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको असेंबल करा जाएगा, असेंबल करने के बाद रॉकेट तैयार हो जाएगा। तो ये आपको रेल की लाइन दिख रही होगी, तो इसके ऊपर रखने के बाद धीरे 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 बाहर रॉकेट को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद बाहर लाने के बाद इसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे अंदर असेंबल किया जाएगा पूरी तरह से, फिर उसके बाद बाहर लाया जाएगा धीरे धीरे, फिर उसके बाद यहाँ से इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। क्लियर हुआ। लॉन्च करते करते वक्त यहाँ पर आप देख पाओगे जो काउंटिंग होती है, काउंटिंग होते होते यहाँ पर ही काफ़ी सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं, उन सबको छोड़ा जाता है, हटाया जाता है, देन उसके बाद यहाँ पर ये सैटेलाइट लॉन्च होता है। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया PSLV के बारे में, ये पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, तो ये अर्थ के पोलर ऑर्बिट पर सैटेलाइट को लॉन्च करता है। पोलर ऑर्बिट कौन सा है, मतलब यहाँ पे जैसे आप मान लोगे ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर ऊपर नॉर्थ पोल हुआ, नीचे साउथ पोल हुआ। ठीक है, दोनों पोल्स हो गए। अब दोनों पोल के ऊपर जो ये ऑर्बिट है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं पोलर ऑर्बिट, यानी दोनों पोल्स के ऊपर निगरानी रखता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, हमने इस सैटेलाइट को इसी ऑर्बिट पर लॉन्च करना है, जो कि यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर काम करेगा, इनके ऊपर यहाँ पर निगरानी रखेगा। ठीक है, दूसरा होता है GSLV व्हीकल। GSLV मतलब ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर लॉन्च करता है सैटेलाइट को। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ से बहुत दूर होता है, लगभग 36,000 किलोमीटर दूर होता है, बहुत ज़्यादा दूर होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको दूरी पर लॉन्च करते हैं। इसको इतनी दूरी पर लॉन्च करने का पीछे का रीज़न ये भी है, मान लो ये इंडिया का मैप हुआ, तो इंडिया के ऊपर अगर हमें एक सैटेलाइट से पूरी तरह से निगरानी रखनी है तो इसको हम इतनी दूरी पर लॉन्च करेंगे। क्यों, क्योंकि पृथ्वी लगातार घूम रही है और हम लोग को हर सेकंड अच्छे से निगरानी रखनी है। तो पृथ्वी घूमेगी तो सैटेलाइट भी साथ साथ घूमना चाहिए, तो पृथ्वी जैसे जैसे यहाँ पर टर्न करेगी सैटेलाइट भी इसके साथ साथ चलता रहेगा, मतलब अर्थ के ऊपर यहाँ पर अच्छे से, सॉरी, जो इंडिया का मैप है उसके ऊपर अच्छे से ये ध्यान रखता रहेगा। तो ये होता है हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। आई होप आप लोगों को PSLV और GSLV के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ में आ चुका है, ऑर्बिट का डिफरेंस क्लियर हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने PSLV का इस्तेमाल किया है, तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं, थोड़ी सी दूरी पर हम लोगों ने सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो ये जो अभी मैंने पढ़ाया ना आप लोगों को, ये पूरा डिटेल में इधर आर्टिकल दिया गया है। ये सारे ये जो अभी हमने सैटेलाइट्स को लेकर ये काफ़ी सारी जगह पर आर्टिकल्स कवर करे गए, 4-5 आर्टिकल आज न्यूज़पेपर में आए हैं, इसको लेकर मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, दैट इज़ पेज नंबर 11, दैट वर्ल्ड सेक्शन। वर्ल्ड सेक्शन मतलब दुनिया भर में क्या चल रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हैं और एग्जैक्टली इनके बारे में आप लोगों को पता भी है, अगर आप लोग मेरी वीडियोस रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो। यहाँ पर एक आर्टिकल बात करता है रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के बारे में। अगर नहीं पता है, मैं आप लोगों को आज ये क्राइसिस सिंपल शब्दों में समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो। और उसके बाद यहाँ पर एक आर्टिकल ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में डिस्कशन हुआ है। ये डील के ऊपर बातचीत चल रही है, प्रॉपर यहाँ पर डीलिंग हो जाती है, तो इससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होती हुई नज़र आएंगी। ठीक है, बट यहाँ पे आर्टिकल क्या बोलता है, देखो यहाँ पे बोला गया जो रशिया है के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन आज के टाइम पर रेडी हैं ये बातचीत करने के लिए, और बातचीत करके जो ये रशियन क्राइसिस है, रशियन यूक्रेन क्राइसिस, उसको एंड करने के लिए यहाँ पर ये रेडी हो चुके हैं, ऐसा बताया गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो भी रशिया के लीडर हैं लावरोव साहब, इनका कहना है कि हाँ व्लादिमीर पुतिन रेडी हो चुके हैं, बातचीत करेंगे और यूक्रेन का और रशिया को जो डिस्प्यूट है उसको यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो देखेंगे कितना कुछ होगा, बट यहाँ पर क्या क्या बताया गया मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो रशिया ने यहाँ पर वही वापस से बातचीत की गई, रशिया ने अपने डोर ओपन कर दिया मंडे में कि हाउ डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर अब डीएस्केलेशन के ऊपर काम किया जाएगा, प्लस ये जो विवाद है इसको रिजॉल्व किया जाएगा। विवाद है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। विवाद यहाँ पर बोला गया, अभी रिसेंटली यूएस ये बोलता है कि रशिया ने बहुत सारे जो सोल्जर्स है वो यूक्रेन के इर्द गिर्द फैला दिए हैं। मतलब क्या है, मतलब आप लोग यहाँ पर मैप से समझोगे, यहाँ पर आपको यूक्रेन नज़र आएगा, ऊपर आपको रशिया नज़र आएगा, ये आपको बॉर्डर देखने को मिलेगा, ऊपर बेलारूस नज़र आएगा। बेलारूस रशिया दोनों भाई भाई आप कह सकते हो, सगे भाई। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ें बताती हैं, बेलारूस आने वाले टाइम पर रशिया के साथ मिल भी जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा सगे हैं बेलारूस और रशिया। तो अभी क्या हुआ, रशिया का यूक्रेन का एक और पार्ट है नीचे क्रीमिया, ये पता है इसका क्या कंडीशन हुआ, 2014 में रशिया ने इसको ऑलरेडी मतलब पूरी तरह से कब्जा लिया है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर डिस्प्यूट क्या है। यूएस ये बोलता है कि रशिया ने बहुत सारे जो सोल्जर्स हैं, अपने सोल्जर्स वो यहाँ पर तैनात कर दिए हैं, और बेलारूस के साथ मिलकर भी बहुत सारे सोल्जर्स यहाँ पर भी तैनात कर दिए हैं। मतलब यूक्रेन को यहाँ से लेकर यहाँ तक घेर लिया गया है, और यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया बैठा ही हुआ है,
है ना। ये वाला जो रीजन है ये ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, यहाँ पर भी अपने सोल्जर्स डिप्लॉय कर रखे हैं। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन को इधर उधर से घेर लिया गया। तो आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि रशिया इस पूरे यूक्रेन को इन्वेड कर लेगा, इसको कब्जा लेगा। ठीक है, ये यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है यूएस की रिपोर्ट्स के थ्रू। और इसी चक्कर में यूएस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि रशिया ऐसा ना करे। तो ये हो क्या रहा है, इसके पीछे का जड़ क्या है, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो ये डिस्प्यूट्स ना काफ़ी लंबे समय से स्टार्ट हो चुके हैं। यहाँ पर नेटो का भी काफ़ी बड़ा रोल है, प्लस यहाँ पर यूएसएसआर का भी काफ़ी बड़ा रोल है। यूएसएसआर जो कि एक टाइम पे बहुत बड़ा एक कंट्री हुआ करता था, जो कि टूट गया था। मैं आपको समझाता हूँ। देखो, रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम लोग पिछले 3 महीने से रेगुलरली इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इसको लिखना कैसे है यहाँ पर, उसके बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। बैकग्राउंड मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट, ये जो है विवाद है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, इसके पीछे का कारण क्या है। बैलेंस ऑफ पावर सबसे बड़ा कारण है। एक तरफ जो यूएसएसआर हुआ करता था, ठीक है, यूएसएसआर टूटा, टूटने के बाद 1991 में टूटा था, टूटने के बाद यहाँ पर यूक्रेन बना था। दूसरी तरफ आप देख पाओगे रशिया, यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ बन चुकी थी, रशिया अलग हुआ, फिर सारी कंट्रीज़ अलग हो चुकी थी, आपको पता है। रशिया अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था इन सारी कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन दूसरी तरफ से जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही थी। मतलब क्या इसका, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, एक तरफ ना नेटो ग्रुप था, नेटो मतलब नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको अमेरिका लीड कर रहा है, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर आप देख पाओगे रशिया था या यूएसएसआर था। यूएसएसआर टूटा तो रशिया के साथ साथ यहाँ पर आप कह सकते हो यूक्रेन भी यूएसएसआर टूटने के बाद बना। नेटो को क्या फोकस रहा, नेटो का फोकस रहा कि हम नेटो को बढ़ाएं, लगातार इसके अंदर कंट्री को बढ़ाते चले गए, लगातार इसके अंदर कंट्री ऐड होती हुई चली गई, इसको और पावरफुल बना दिया गया। और इधर रशिया अकेला पड़ गया, क्योंकि इधर यूएसएसआर टूट गया। अब यूएसएसआर टूटा, बहुत सारे देश निकले, यूक्रेन भी निकला, उसके साथ साथ और भी दूसरे छोटे छोटे देश निकले, ठीक है। अब क्या हुआ, ये सारे देश जो हैं छोटे छोटे, ये सब नेटो का पार्ट बनते हुए चले गए। तो आज के टाइम पर नेटो का ग्रुप यहाँ तक पहुँच चुका है, ये पीछे आप देश देख रहे हो, यहाँ तक यहाँ पर पहुँच चुका है। तो अब नेटो जो है वो कोशिश कर रहा है यूक्रेन को अपना मेंबर बनाने के लिए, और यूक्रेन भी रेडी है। यूक्रेन कह चुका है हमें नेटो का पार्ट बना लो। तो अगर यूक्रेन नेटो का पार्ट बन जाता है, यूएस यहाँ तक बैठ जाएगा रशिया के बराबर तक। रशिया बिल्कुल भी नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का पार्ट बने। रशिया ने यूएस से ये भी बोल रखा है, जो बाइडेन से एग्जैक्टली बोल रखा है कि आप नेटो को बढ़ाना बंद करो, यूक्रेन का नेटो का पार्ट नहीं बनाओगे तो हम लोग भी यूक्रेन के ऊपर कोई यहाँ पर ऐसा इन्वेजन वगैरह कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट नहीं करेंगे। लेकिन जो बाइडेन ऑलरेडी मना कर चुके हैं कि ऐसा नहीं, अगर ज़रूरत पड़ेगी नेटो को एक्सपेंड करने की तो हम लोग करेंगे और यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाएंगे। तो बस रशिया इसी वजह से परेशान है कि हम लोग यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने देंगे नहीं। और रशिया अगर यहाँ पर अगर ऐसा होता है कि अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनता है तो ये लोग कोशिश करेंगे कि ये वाला जो रीजन है इसको रशिया से छीन लिया जाए, जिसको रशिया ऑलरेडी कब्जा चुका है। तो रशिया बोलता है कि आपके करने से पहले ही मैं ये काम करूंगा कि यूक्रेन को कब्जाऊंगा। अब यूक्रेन के साथ साथ ये जो पूरा एरिया है वो यहाँ पर मेरे अंडर रहेगा। तो रशिया बेसिकली यहाँ पर यही बात करता है कि नेटो को बढ़ाना बंद करो और डिस्प्यूट खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ से कोई भी नहीं मानना है, दोनों को यहाँ पर एक ना एक को पीछे हटना पड़ेगा। दैट इज़ वाई फिर उसके बाद यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो निकल कर आएगा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि ये जो यूक्रेन वाला रीजन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रशिया के लिए। तो रशिया इसको बिल्कुल भी ऐसे अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता, ठीक है। और इनफैक्ट रशिया बार बार ये भी बोल चुका है कि यार इतना ज़्यादा ये लोग कर रहे हैं कि यूएस ने इतनी ज़्यादा फैला दी है कि यार अटैक करने वाला है, इन्वेड करने वाला है। हालांकि रशिया ऑलरेडी बोल चुका है कि मॉस्को का कोई प्लान नहीं है कि हम लोग यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर अटैक करेंगे, इन्वेड करेंगे, कोई हमारा प्लान नहीं है, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पर रशिया ऑलरेडी इन चीज़ों को क्लियर कर चुका है, बट वो आने वाले टाइम पर ही चीज़ें बता सकती हैं हम लोगों को। तो अभी फिलहाल बस इतनी सी बात है कि वापस से बातचीत के लिए बुलाया गया कि हाँ हम लोग बातचीत कर सकते हैं और इन सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यूक्रेन और रशिया का डिस्प्यूट क्या है मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया। कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के मतलब इसके पीछे कारण क्या है मैंने आप लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। यूक्रेन के नीचे ही आप लोगों को ब्लैक सी देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को दिखाया यूक्रेन के नीचे ब्लैक सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर यहाँ पे यूक्रेन रशिया के हाथ से चला गया तो ब्लैक सी भी रशिया के हाथ से चला जाएगा। ब्लैक सी यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है सभी कंट्रीज़ के लिए। तो रशिया चाहता है कि हम लोग यहाँ पर अपना एक दबदबा है वो मेंटेन करके रखें, ठीक है। ये यहाँ पर बताया गया। साथ ही साथ यहाँ पर रिलेशन कब खराब हुए, जब यहाँ पर क्रीमिया को कब्जा लिया गया, ये मैंने आप लोगों को बताया। देखो ये चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। लिखना कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, लिखित में भी मैंने आप लोगों को चीज़ें सारी प्रोवाइड करवा दी हैं। इसको चाहो तो आप लोग चेक कर सकते हो, अपने पास नोट्स बनाकर रख सकते हो। क्लियर हुआ? उसके बाद
आपको यहाँ पर अगला आर्टिकल देखने को मिलेगा, ये छोटा सा, बॉल इन वेस्ट कोर्ट नाउ सेज ईरान अबाउट न्यूक्लियर डील। मतलब क्या है? देखो, अभी 2015 में ईरान और यहाँ पे P5+1 कंट्रीज़ के बीच में डील हुई थी। P5+1 के अंदर परमानेंट 5 कंट्रीज़ है, जहाँ पर यूके, यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस, ये 5 कंट्रीज़ हैं, प्लस जो +1 बोला है मैंने वहाँ पे जर्मनी है। तो मतलब ये 6 कंट्री एक तरफ, ईरान एक तरफ। इनके बीच में डील हुई थी कि हम लोग क्या करेंगे, ईरान के ऊपर से सैंक्शन हटा देंगे और ईरान जो है अपने यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट करना बंद कर देगा। जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स के ऊपर काम कर रहा है इसको करना बंद कर देगा। तो ये डील हुई थी 2015 में, डील सक्सेसफुली हो गई। अब आगे यहाँ पर प्रॉब्लम्स आती रही। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को यहाँ से बाहर निकाल लिया था, डील वापस से टूट चुकी थी, ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे, ईरान काफ़ी लंबे समय से परेशान है। नाउ जो बाइडन आज के टाइम पर दूसरे प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो जो बाइडन यहाँ पर फोकस कर रहे हैं कि इस डील को वापस से किया जाए। वीना के अंदर लगातार बातचीत चल रही है, ठीक है, 10 दिन से लगातार डिस्कशन चल रहा है। नाउ फिलहाल आज यहाँ पर कुछ चीज़ फाइनल होने वाली है। बताया गया अगर अमेरिका और जो यूरोप हैं ये आज ईरान को एक रिस्पॉन्स देते हैं, ये डील प्रॉपर हो जाएगी आज। तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हो कि अगर आज प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलता है तो इस डील का फाइनलाइजेशन है। कल हम लोग अनाउंस कर देंगे कि बिल्कुल ये डील पहुँच चुकी है, अग्रीमेंट हो चुका है। तो आज बिल्कुल फाइनल डिस्कशन है, कल ये पता चल जाएगा अग्रीमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो अग्रीमेंट जैसे ही हो जाता है उससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा मिलेगा, खासकर भारत को भी, क्योंकि भारत अभी इन सैंक्शन की वजह से, क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है, इसकी वजह से भारत ईरान के साथ ये ट्रेड यानी व्यापार वगैरह नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ही अभी डील हो जाएगी तो सैंक्शन ईरान के ऊपर से हट जाएंगे, भारत भी प्रॉपरली व्यापार कर पाएगा, हम लोग भी काफ़ी सारा कच्चा तेल वगैरह वहाँ से ले पाएंगे, इंपोर्ट कर पाएंगे, जिससे हम लोग अपने यहाँ पर कंट्री में ऑयल प्राइसेस को लेकर जो क्राइसिस नज़र आ रहे हैं उनको हम लोग रिजॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी आर्टिकल आने वाले टाइम पर काफ़ी चर्चा में रहेगा। हालांकि न्यूक्लियर डील के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, तो फिर से चर्चा में आएगा तो डेफिनेटली हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल कोई परेशान होने की ज़रूरत है नहीं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर, दैट इज पेज नंबर 12। बिजनेस सेक्शन है हमारा, मंडे में बिजनेस सेक्शन नहीं आता है, लेकिन अब बाकी सारे दिन बिजनेस और इकोनॉमी के आर्टिकल्स आते हैं। एक लौता आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा और ये भी हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होगा नहीं। ठीक है, देखो इकोनॉमी के बहुत कम आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। एक ये आर्टिकल है इन्फ्लेशन के बारे में, इसको मैंने पेज नंबर 1 पर ही आपके साथ डिस्कस कर लिया, सारी बातें मैंने आप लोग को डिटेल में पेज नंबर 1 पर ही समझा दी हैं। तो फिलहाल यहाँ पर ये वाला आर्टिकल बात करता है स्टॉक मार्केट के बारे में। जो सेंसेक्स है वो काफ़ी डाउन देखने को मिला। अब वो उसके अंदर गिरावट इसलिए हुई क्योंकि रशिया और यूक्रेन के टेंशन की वजह से, रशिया यूक्रेन के टेंशन की वजह से काफ़ी सारा यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग देख पा रहे हैं मार्केट के अंदर भी काफ़ी हद तक अनस्टेबिलिटी सी क्रिएट हो रही है, ये यहाँ पर बताया गया। ठीक है, अब कौन कौन से स्टॉक्स गिरे उसके बारे में बताया गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये होता रहता है, मार्केट है, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है यहाँ पर। तो ये चीज़ें मतलब बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में फोकस कभी नहीं करनी है। नाउ चलते हम लोग अपने एडिटोरियल पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नाउ आते हैं एडिटोरियल सेक्शन पर, लेकिन उससे पहले आज लास्ट में ना, वीडियो के लास्ट में एक और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। आपने थंबनेल देखा होगा कि ये जो वैलेंटाइंस डे मनाते हैं, इन वैलेंटाइन डे के पीछे का स्टोरी है क्या, मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगा। एक काफ़ी अच्छा सा आर्टिकल कल इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश हुआ था, ठीक है, वो भी हम लोग समझेंगे, लेकिन वीडियो के लास्ट में। अभी एडिटोरियल में बात करें तो पहला आर्टिकल अगेन हिजाब कंट्रोवर्सी को लेकर है, काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, एक ओवरव्यू ले लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल ज़बरदस्त है, यहाँ पर कुछ नया आर्टिकल निकल कर आया है हमारे लिए, कुछ नई चीज़ निकल कर आई है, काफ़ी दिनों में कुछ नया मिला है न्यूज़पेपर में, वो है इंडिया का जियो स्पेशल सेक्टर के बारे में। इंडिया का जियो स्पेशल सेक्टर कहाँ पर स्टैंड करता है, हमने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लॉन्च किए हैं इसके अंदर, प्लस उसके अंदर क्या कमी हो सकती है, हम लोग को क्या सुधार की ज़रूरत है, ऑथर ने समझाया है, इसको हम लोग डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर। अगला आर्टिकल बात करता है आईएस कार्डर रूल्स के बारे में। कार्डर रूल्स के बारे में काफ़ी बार मैं आप लोग को बता चुका हूं, तो अगेन एक ओवरव्यू ले लेंगे, कार्डर रूल्स क्या है इसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन समझेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने काफ़ी कुछ इसके बारे में तैयार करके अपने पास पॉइंट्स रेडी रखे हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 एडिटोरियल आएंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप 100 के 100 एडिटोरियल कवर करो, ऐसा बिल्कुल मत करना। आपके पास स्पेसिफिक सी स्टैटिक सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आपके पास आंसर पहले से रेडी होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, प्रिपरेशन के अंदर हमेशा ध्यान ये रखना है कि हमारे पास जो मेंस का आंसर लिखना है उसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने मिनट हैं, 7 मिनट हैं एक आंसर लिखना है। तो 7 मिनट में आप क्या सोचोगे, क्या लिखोगे, तो आपके पास हर टॉपिक के ऊपर कंटेंट पहले से ही रेडी होना चाहिए। कोई भी पर्टिकुलर इशू होता है, जैसे दुनिया भर में देश भर में कोई भी इशू अगर मतलब ट्रेंड पर चलता है, जैसे ये कार्डा रूल्स अभी थोड़े दिनों पहले बहुत ज़बरदस्त तरीके से चर्चा में रहा, तो इसके सारे नोट्स मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ, वही मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट यहाँ पर होगा नहीं। इसी चीज़ के ऊपर मैं रेगुलर फोकस करता हूँ, जो कि काफ़ी लोगों की मदद हो रही है, लोग खुद अपनी तरफ से बताते हैं।
ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को हर एडिटोरियल के रिगार्डिंग नोट्स प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता हूँ, तो इस आर्टिकल को भी हम लोग एक ओवरव्यू लेंगे। तो 3 एडिटोरियल तो हमारे ये हो गए। उसके बाद हमारे पास और भी एडिटोरियल हैं। और आपको पता है द हिंदू के अंदर एक जो ऑनलाइन एडिशन है, जो हम लोग ऑनलाइन न्यूज़पेपर सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहाँ पे एक पेज आता है टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का। ये ऑफलाइन न्यूज़पेपर के अंदर नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे इंपॉर्टेंट। ये तो फिलहाल LIC के IPO के बारे में डिस्कशन है, हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा इंडिया और श्रीलंका के डिस्प्यूट्स के बारे में चर्चा की गई है। अगर आप लोग को थोड़ा सा डिटेल से समझना है तो कल वाला वीडियो भी देख सकते हो, बट अदरवाइज मैं आप लोग को एक ओवरव्यू डेफिनेटली यहाँ पर इस आर्टिकल का देने वाला हूँ। उसके बाद एक आर्टिकल ज़बरदस्त है अगले पेपर पर, ये आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी लेंदी, काफ़ी लंबा चौड़ा सा आर्टिकल आपको ये देखने को मिल रहा होगा। इसको डिस्कस करेंगे। आखिरकार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है, ये यहाँ पे समझाया गया। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे टैकल कर सकते हैं वो भी यहाँ पे समझाया गया। सब एक एक करके डिस्कस करेंगे, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ओके, तो चलो यहीं से शुरू कर लेते हैं कि खासकर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर क्या आर्टिकल में पब्लिश किया गया। चलो, इस आर्टिकल को आप लोग रिलेट कर सकते हो GS पेपर 2 और 3 दोनों से। और इनफैक्ट GS पेपर 2 के अंदर आपका एक सिंपल सा टॉपिक मेंशन्ड है हेल्थ, तो डायरेक्टली आपके सिलेबस से आर्टिकल रिलेट हो रहा है। तो एक रिसेंटली रिपोर्ट आई है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें ग्लोबल रिसर्च ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बात करें तो एक रिपोर्ट है ग्राम रिपोर्ट। ग्राम की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया है, ग्लोबल रिसर्च एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लगभग 1.27 जो मिलियन पीपल हैं, इनकी डेथ हुई है 2019 के अंदर। और पता है इतनी जो ज़्यादा डेथ हुई है 2019 में, इसके पीछे का रीज़न है AMR, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो अपने आप में सबसे खतरनाक बीमारी है, जो कि यहाँ पर ऑथर ने मेंशन भी किया है। AMR इज़ द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी आज के टाइम पर आपको ये AMR देखने को मिलेगी, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये आप देख पाओगे, मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है पूरे दुनिया भर में। इनफैक्ट यहाँ पर आप देख सकते हो जो HIV, एड्स, मलेरिया ये सब है, इनसे भी ज़्यादा खतरनाक आज के टाइम पर ये AMR देखने को मिलता है। जो ज़्यादातर डेथ हो रही है AMR की वजह से, इसमें क्या होता है कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये बहुत सारे कारण हैं, निमोनिया हो रहा है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है, जिनकी वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या होता है AMR के अंदर, मैं आप लोग को अभी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करो, एक एक करके चीज़ें क्लियर करेंगे, अदरवाइज एक फ्लो टूट जाएगा। नाउ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब समझें तो इसको हम लोग बोलते हैं एक रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पर आप कह सकते हो कि एंटीबायोटिक ना बॉडी के ऊपर काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब एक सिंपल सी डेफिनेशन, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। देखो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है आपके बॉडी के अंदर, मान लो कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट कुछ भी बॉडी के अंदर एंटर कर गया, ठीक है। और वो जो बैक्टीरिया, फंजाई एंटर किया है वो एंटीबायोटिक से चला जाएगा, क्योंकि ये क्या कहोगे, मतलब जा रहे हो डॉक्टर के पास तो वो एंटीबायोटिक दे रहा है, आपने एंटीबायोटिक खाया, आपके बॉडी के अंदर बैक्टीरिया मर गया। लेकिन ये जो एंटी माइक्रोबियल वाले बैक्टीरियाज होते हैं, ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरस हैं जिनके ऊपर एंटीबायोटिक काम नहीं करता है, ठीक है। तो मतलब ये कहीं ना कहीं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है, तो इनके ऊपर काम नहीं करेगा। और इनफैक्ट फिर उसका जब काम नहीं करेगा तो आप एंटीबायोटिक का ओवरडोज कर दोगे, ज़्यादा दवाई लेना चालू करोगे, तो मतलब एंटीबायोटिक का मिसयूज़ हो गया, मतलब गलत तरीके से ले रहे हो। अगर यहाँ पर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया और पावरफुल हो जाता है, फिर उसके ऊपर एंटीबायोटिक काम करना ही बंद कर देता है। तो जिसकी वजह से वो जिसकी वजह से यहाँ पर जो ये बैक्टीरिया है वो और ज़्यादा डेंजरस हो जाता है और वो इंसान की जान ले लेता है। इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया, चलो आगे हम लोग थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे और क्या क्या बातें यहाँ पर बताई गई हैं। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसने बताया कि जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाली बीमारी है ना, ये वन ऑफ द टॉप 10 थ्रेट टू द ग्लोबल हेल्थ है। मतलब दुनिया भर में जो सबसे बड़ी बीमारियां देखने को मिलेंगी उसमें से टॉप 10 में से एक बीमारी आपको ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। आखिरकार ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बढ़ क्यों रहा है, इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है कि एंटीबायोटिक का आप मिसयूज़ करते हो। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारी मेडिसिन हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स है, उसका मिसयूज़ हो जाता है, गलत तरीके से ले रहे हो, ठीक है, ज़्यादा ले ली या फिर यहाँ पर जैसे लेनी चाहिए थी जिस कंडीशंस के अंदर उस कंडीशन में नहीं ली है, तो इसके मिसयूज़ की वजह से भी जो बैक्टीरिया है वो ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर वो बॉडी के लिए काफ़ी खतरनाक है। या फिर दूसरा रीज़न क्या है, देख पाओगे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहाँ पर दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं,
ठीक है, जब नए दवाइयाँ वगैरह बन रही हैं वहाँ से काफ़ी सारी गंदगी निकलती है, अनट्रीटेड वेस्ट निकलता है और वो सब जाकर हमारे एनवायरनमेंट में घुल रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर उसका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जब वो एनवायरनमेंट में यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेगा, एनवायरनमेंट के साथ उसका अट्रैक्शन होगा, तो इसके बाद नए नए मतलब आप कह सकते हो चीज़ें, नई नई बीमारियाँ ये एक तरीके से डेवलप करता हुआ नज़र आता है। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भारत के अंदर कहाँ पे स्टैंड करता है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इंडिया के अंदर बात करें तो क्या है कि एंटीबायोटिक्स परचेज करना काफ़ी आसान है। आज के टाइम पर पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, लोगों की इनकम बढ़ चुकी है, तो आराम से एंटीबायोटिक को परचेज करते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर परचेज करने के बाद अपनी डिजीज़ को ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन भी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो इन्फेक्शस डिजीज़ है ना, इसका बर्डन काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हो चुका है। तो एंटीबायोटिक खरीदना बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है, लेकिन एक अच्छे कंडीशन में कैसे यूज़ करना है वो यहाँ पर ज़्यादातर पता नहीं है। तो कभी कभी ओवरडोज हो जाता है, इस मिसयूज़ की वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर ये कहना है यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर, ठीक है। साथ साथ बताया गया भारत के अंदर बात करें तो लगभग 56,000 जो न्यू बॉर्न बेबी हैं उनकी डेथ होती है हर साल, वो इस सेप्सिस की वजह से। वही सेप्सिस मतलब वही एक सीरियस कंडीशन जो कि यहाँ पर अगर बॉडी के अंदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वही बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई अगर प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो जाना। तो आप कह सकते हो मतलब हर साल 56,000 नए बच्चों की डेथ हो रही है, नए नए बच्चे जो कि पैदा हो रहे हैं उनकी डेथ हो रही है। तो अपने आप में कितना ज़्यादा ये खतरनाक है, ठीक है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या सरकार एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर कोई काम नहीं कर रही है? कोई काम तो करना चाहिए। तो कर रहे हैं हम लोग काम, वो क्या है इसको भी आपको लिखना होगा, अपने पास लिख के रखना। कोई भी क्वेश्चन आता है तो इसमें यहाँ पे मेंशन करना है। एक प्रोग्राम चलाया गया है, नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कंटेनमेंट। इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। इस प्रोग्राम के अंडर में जो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस नेटवर्क है, इसको यहाँ पर मजबूत किया गया है कि हम लोग यहाँ पर आप कह सकते हो कि एक नेटवर्क बनाया गया है, लैब्स यहाँ पर ओपन करी गई हैं स्टेट मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, ठीक है। उस दूसरे बाद यहाँ पर दूसरा जो स्टेप उठाया गया है वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इसका मेन फोकस है वन हेल्थ अप्रोच के ऊपर। इसको लॉन्च किया गया था अप्रैल 2017 में। इसका मेन मकसद है कि यहाँ पर नई नई मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स को ऐड किया जाए जो कि यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को लेकर काम करेगी। उसके बाद लास्ट इनिशिएटिव है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस सर्विलांस एंड रिसर्च नेटवर्क। अगेन इसको लॉन्च किया था 2013 में, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग पता लगा सकें, एक एविडेंस जनरेट कर सकें, प्लस यहाँ पर जो भी नया ड्रग रेजिस्टेंस इन्फेक्शन निकलता है, मतलब कोई ऐसा इन्फेक्शन आता है कंट्री के अंदर, तो उसके पैटर्न को पता लगाएं, उसके ट्रेंड को पता लगाएं और उसको जैसे हमें पता लगता है उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया जाए। तो इसको लेकर सरकार बहुत सारी चीज़ें काम कर रही है। मैंने आपको बताया अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो आई होप आप लोग एएमआर समझ गए क्या हो रहा है। एएमआर क्या है मैंने आपको बताया, प्लस कितने लोगों की जान जा रही है, कितने बच्चों की जान जा रही है वो यहाँ पर बताया गया, कितने लोगों की डेथ 2019 में हुई है मैंने आपको बताया, ठीक है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नाउ नेक्स्ट एडिटोरियल में बात की गई है जूमिंग इन ऑन द पोटेंशियल ऑफ इंडियाज जियो स्पेशल सेक्टर, ठीक है। तो इसको हम समझते हैं क्यों यहाँ पर ये आर्टिकल आखिरकार दिया गया। देखो यहाँ पर न्यूज़ क्या दी गई है, 15 फरवरी 2021 की बात है, मतलब पिछले साल की बात है। 15 फरवरी 2021 में कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लाए गए हैं। किसको लेकर? ये जियो स्पेशल सेक्टर को लेकर। मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो जीएस पेपर 2 से इसको रिलेट कर सकते हो। सिलेबस में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ई गवर्नेंस, ह्यूमन रिसोर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस, इनसे रिलेट कर सकते हो। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने नई गाइडलाइंस जारी करी हैं। किसको लेकर? जियो स्पेशल सेक्टर को लेकर। एग्जैक्टली अगर मैं तारीख बताऊं तो 15 फरवरी को यहाँ पर क्या हुआ था, ये जियो स्पेशल सेक्टर के लिए कुछ नए रूल्स लाए गए थे, नई गाइडलाइंस लाई गई थी सरकार के थ्रू, ठीक है। 2021 मतलब पिछले साल की बात है। तो पहले तो हम समझते हैं आखिरकार जियो स्पेशल डेटा क्या है, फिर इसको लेकर क्या नई गाइडलाइंस लेकर आई हैं, जिसको यहाँ पर ये ऑथर बताते हैं। तो जियो स्पेशल डेटा बेसिकली इज अ डेटा अबाउट ऑब्जेक्ट, इवेंट और फेनोमेना दैट हैव अ लोकेशन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। कुछ भी चीज़ हमारी पृथ्वी के ऊपर हो रही है, कहीं अर्थक्वेक आया, कहीं फ्लड आ गई, कहीं पर मालन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण फैला पड़ा है, कहीं पर एवलांच आ गया, कुछ भी आ गया, उन सब का डेटा यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है। तो जीएस स्पेशल डेटा जो भी पृथ्वी के ऊपर हो रहा है, ठीक है, जो भी फेनोमेनन, कोई भी इवेंट हो रहा है पृथ्वी के ऊपर, उन सब का एक डेटा होना कि वो डेटा वो कि एग्जैक्टली वो जो इवेंट है वो कहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कि कौन सी लोकेशन पर आए। उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर आया तो वो डिजास्टर हुआ है, लेकिन वो कहाँ पर हुआ है उसकी लोकेशन देखना, ठीक है। तो कोई भी चीज़ हो रही है पृथ्वी के ऊपर उसकी लोकेशन देखना। माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण फैला हुआ है भारत में काफ़ी सारी जगह में,
ठीक है। तो कौन कौन से एरिया में फैला हुआ है उसका डेटा होना। तो जियो स्पेशल डेटा क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर डेटा होना कि कौन सी जगह में क्या क्या चीज़ें फैली हुई हैं। ठीक है, जो भी बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं वो कहाँ कहाँ पर हो रहे हैं। ठीक है, कहीं पे मैंने आपको बताया ना, अर्थक्वेक वगैरह या फ्लड वगैरह आ गई या मालन्यूट्रिशन हुआ, गरीबी कहाँ कहाँ पर है, उन सबका एक डेटा होता है। ठीक है, कि हाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन में इसमें इतनी गरीबी है, इस वाले एरिया में इतनी गरीबी है, यहाँ पर इतनी गरीबी है। तो उसको लेकर हमारे पास एक डेटा होता है जियो स्पेशल डेटा। क्लियर हुआ। तो जो स्पेशल डेटा क्या होता है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे एक लोकेशन होती है कि यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पर मान लो एक रोड है, ये रोड बन रही है, ठीक है, वो कौन सी लोकेशन पर बन रही है। एक अर्थक्वेक आया, वो कौन सी लोकेशन पर आया है। बच्चों के बीच में मतलब कुपोषण ज़्यादा फैला हुआ है, मालन्यूट्रिशन फैला हुआ है, वो कौन सी लोकेशन पर है। तो यहाँ पर देखना कि एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन पर कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ आई है, तो कहाँ पर सबसे ज़्यादा ये डिजीज़ फैली हुई है। ठीक है, उस लोकेशन को देखना, तो वो हमारा कहलाता है जियो स्पेशल डेटा। अब इसके अंदर ना कुछ इन्फॉर्मेशन को कंबाइन कर दिया गया है। एक तो लोकेशन होता है, जियो स्पेशल डेटा के अंदर लोकेशन देखा जाएगा, साथ ही साथ उस लोकेशन पर क्या क्या हो रहा है वो देखा जाता है, और उसके बाद यहाँ पर क्या क्या समय पर ये चीज़ें हो रही हैं वो देखा जाता है। तो ये तीनों चीज़ें मिलाकर अगर हम बात करें, ये कहलाता है जियो स्पेशल डेटा। तो अगर हम बात करें पिछले 10 सालों में ये जियो स्पेशल डेटा का यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ चुका है हमारे डेली लाइफ के अंदर। आप लोग गूगल मैप का बड़ा तगड़ा इस्तेमाल करते होंगे कि भाई ये पता लगाना है, हमें ये जगह पे जाना है। ठीक है, ये सारी लोकेशन चेक करते हो। फूड डिलीवरी ऐप्स हो गए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए आज के टाइम पर। ठीक है, नए नए प्लेटफॉर्म्स, नए नए ऐप बन रहे हैं, वेदर ऐप आ रहे हैं। ठीक है, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब आपको एक लोकेशन पर डेटा बता रहे हैं। ये सब कैसे बता रहे हैं, क्योंकि इनको परमिशन मिली है, ये जो स्पेशल डेटा का यूज़ कर सकते हैं। पहले जो स्पेशल डेटा का यूज़ करने की परमिशन नहीं दी गई थी। तो अब ये जो नई गाइडलाइंस आई हैं इसके अंदर यही यहाँ पे सबसे बड़ा बदलाव है कि डी रेगुलेशन कर दिया गया है। जो पहले यहाँ पर रेगुलेट किया जा रहा था चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जा रहा था, अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि नई तरीके से ये जो डेटा है इसको दूसरा व्यक्ति यूज़ कर सकता है। इसको लेकर एक अलाउंस दिया गया कि आप लोग अलाउ कर दिया गया कि आप लोग यहाँ पर ये डेटा यूज़ कर सकते हो। तो फूड डिलीवरी हो गए, ई कॉमर्स ऐप हो गए, और भी नए नए ऐप्स जो कि बन रहे हैं, वो सब यहाँ पर आराम से जियो स्पेशल डेटा का यूज़ कर रहे हैं। और जियो स्पेशल डेटा का हम लोग डेली लाइफ के अंदर लगातार यूज़ करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जियो स्पेशल डेटा क्या है ये तो आपको क्लियर हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं कि पहले क्या हुआ करता था जियो स्पेशल डेटा का। अब यहाँ पर चेंजेस क्या करे गए हैं, नए गाइडलाइंस क्या लेकर आ गई हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट बताया गया स्ट्रिक्ट एक्शन। पहले ना चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइटली तरीके से मैनेज किया जाती थी। मतलब आप अगर आपको कोई डेटा कलेक्ट करना है, जियो स्पेशल डेटा कोई कलेक्ट करना, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया का डेटा यहाँ पर लेना है। ठीक है, क्या क्या है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले एरिया में इतनी गरीबी है, मतलब कोई भी डेटा अगर लेना है। जियो स्पेशल डेटा क्या होता है मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया। तो इसको कलेक्ट करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए, इसको यूज़ या फिर इसको बेचने के लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आपके ऊपर लगाए हुए गए थे। ठीक है, आप ऐसा बहुत आसानी से काम नहीं कर सकते थे। पहले सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि आप इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाते थे। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर और क्या बताया गया, और ये जो पॉलिसी चल रही थी ये लंबे समय से चल रही थी। यहाँ पर कोई भी चीज़ें बदली नहीं गई। मैंने आपको बताया ना, 10 साल से यहाँ पर अगर हम बात करें ये काम ऐसे चल रहा था। बट अभी कुछ टाइम पहले, कुछ 10-15 साल हुए हैं, तब से जियो स्पेशल डेटा का काफ़ी बेहतरीन तरीके से यूज़ होना स्टार्ट हुआ है। और पहले क्या होता था, सरकार का डोमिनेशन बहुत होता था, सरकार यहाँ पर डोमिनेट करती थी। क्या होता था, जो इंडियन गवर्नमेंट है या फिर गवर्नमेंट की काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं, जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया, प्राइवेट कंपनीज हो गई है। तो इन लोगों को ज़रूरत था कि यहाँ पर ये पूरे सिस्टम को देखें। और होता क्या था, पहले अगर आप लोगों को कोई जियो स्पेशल डेटा चाहिए तो अलग अलग मिनिस्ट्री से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो उसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकते थे। तो अब यहाँ पर चीज़ें बदल दी गई हैं। अब इसको लेकर नई पॉलिसी आ चुकी है, नई गाइडलाइंस आ चुकी हैं। नई गाइडलाइन में पहली गाइडलाइन है ओपन एक्सेस। भाई सबके लिए ओपन हो चुका है जियो स्पेशल डेटा। अब यहाँ पर सब लोग, जितनी भी इंडियन एंटिटीज़ हैं, जो भी कंपनीज़ हैं, वो सब आराम से इस डेटा का इस्तेमाल कर सकती हैं। जो रिस्ट्रिक्शंस पहले लगी हुई थी कि यहाँ से परमिशन लेनी है, वहाँ से परमिशन लेनी है, ऐसा अब कुछ भी नहीं है। आप लोग आराम से यहाँ पर इस डेटा का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, पहले यहाँ पर एक अप्रूवल चाहिए होता था कि जब भी आप लोगों को कोई भी डेटा कलेक्ट करना है, प्रिपेयर करना है, जनरेट करना है, पब्लिश करना है, अपडेट करना है, तो आपको एक परमिशन चाहिए होता था। बट अभी यहाँ पर कोई भी ऐसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये बताया गया आपको, यहाँ पर एक क्लियरेंस मिल चुका है। मतलब कि कोई भी ऐसी रेगुलेशन, कोई भी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं, आपके पास बिल्कुल फ्री हो, आप लोग जियो स्पेशल डेटा का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि आखिरकार इसके पीछे के कारण क्या हैं। तो मतलब जियो स्पेशल डेटा के ऊपर ये डी रेगुलेशन किया गया, मतलब चीज़ें बदल दी गई, सब कुछ लिबरल कर दिया गया, खुला कर दिया गया। इसके पीछे कारण क्या है, कारण है सबसे पहला डिलीट प्रोजेक्ट।
ठीक है, पहले जो जियो स्पेशल डेटा के ऊपर काफ़ी सारी रोक लगाई गई थी, लाइसेंस वगैरह चाहिए, परमिशन चाहिए, ये सब कुछ हुआ करता था पहले। तो इससे जो भी प्रोजेक्ट थे वो काफ़ी डिले चलते थे। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया का डेटा चाहिए। देखो मान लो आपको कोई इस एरिया में एक प्रोजेक्ट लगाना है, तो आप लोगों को पहले डेटा चाहिए ना, यहाँ पर लोगों की लोकेशन कैसी है, ठीक है, लोग कितने हैं, पॉपुलेशन कितनी है यहाँ पर, कंडीशन कैसी है यहाँ पर, पहले क्या क्या कंडीशन रही है, तो ये सारा डेटा चाहिए। तो ये सारा डेटा लेने के बाद यहाँ पर और पहले क्या होता था, इस डेटा को लेने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। ठीक है, आपको अलग अलग मिनिस्ट्री से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, अब यहाँ पे परमिशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पहले प्रोजेक्ट बहुत डिले हो जाया करते थे, इसी वजह से ज़रूरत पड़ी कि हम लोग इन चीज़ों को फ्री कर दें, और इसी वजह से यहाँ पर इनको फ्री किया गया। और पहले हम देख पाते थे कंट्री के अंदर डेटा की भी काफ़ी कमी थी, जिसकी वजह से हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे। नाउ अब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर इसको अलाउ कर दिया है, ओपन कर दिया गया है। साथ साथ यहाँ पर गवर्नमेंट यहाँ पे पूरी तरह से फोकस कर रही है कि हम लोग इस जियो स्पेशल सेक्टर को इंसेंटिवाइज़ करें। ठीक है, यहाँ पर ज़रूरत भी इंसेंटिवाइज़ किया जा सके, और प्लस यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह इंक्रीज़ करें। प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट होगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चीज़ें इसके बेसिस पर यहाँ पर बदलती हुई चली गई। पहले डेटा की काफ़ी कमी भी थी, अब यहाँ पर इस डेटा को लगातार इंक्रीज़ करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, चीज़ें बदल चुकी हैं। पहले यहाँ पर क्या होता था, पहले अगर हम लोग को कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती थी तो हम लोग यूएस के पास जाते थे, यूएस की तरफ से हम लोगों को एक तरीके से सारी चीज़ें, मतलब यूएस के ऊपर काफ़ी तक डिपेंडेंट थे। लेकिन जियो स्पेशल डेटा आज के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है सरकार के लिए। अगर हमें कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कोई सोशल डेवलपमेंट करना है, नेचुरल कैलेमिटी से लड़ना है, कोई भी डेटा चाहिए, तो हम लोग जियो स्पेशल का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले तो इस पर और रुकावटें लगाई गई थी, बट अभी हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर रुकावटों को बिल्कुल ख़त्म सा कर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पर अब और ज़्यादा चीज़ें बदल चुकी हैं। अब लोग आराम से इसका यूज़ कर पाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्या है, जियो स्पेशल डेटा के ऊपर से लाइसेंसिंग वगैरह ये सब कुछ हटा दिया गया, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इंक्रीज्ड कॉम्पिटिटिवनेस पड़ेगा मार्केट के अंदर। सरकार यहाँ पर इंश्योर करेगी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं फील्ड के अंदर वो यहाँ पर उतरें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे इस मार्केट में, जियो स्पेशल डेटा के मार्केट में। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लगातार इंक्रीज़ होगा, नई नई जॉब्स बनेंगी। जॉब्स कैसे बनेंगी? तो नए नए स्टार्टअप, नए नए बिजनेस यहाँ पर इस डेटा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नए नए कोई स्टार्टअप खोलना है आपको, मान लो कोई इस वाले एरिया में स्टार्टअप खोलना है, तो आप उस पर्टिकुलर एरिया का जियो स्पेशल डेटा देखोगे कि यहाँ पर कितनी लोकेशन है, कितनी आबादी है, प्लस यहाँ पर सारी चीज़ें देखोगे, वहाँ का डेटा देखोगे। तो यहाँ पर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हो गए, तो ये नई नई चीज़ें बनती हुई चली जाएंगी, ऐप्स बनेंगे, स्टार्टअप बिजनेसेस ग्रो होंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मतलब कि रोज़गार भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख पाओगे जियो स्पेशल डेटा क्या, ये सारा परफॉर्मेंस नज़र आएगा। तो जियो स्पेशल डेटा क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, इसका क्या यूज़ है, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हुआ करता है, मैंने आप लोगों को ये सारी बातें बता दी हैं। बट ऑथर यहाँ पर बोलते हैं सबसे मेन कमी जो है इसके अंदर अभी भी वो है लैक ऑफ अवेयरनेस। यहाँ पर अभी प्रॉपर जागरूकता नहीं है। तो अगर एक जागरूकता दी जाए, लोगों को बताया जाए कि आखिरकार कितना ज़्यादा पोटेंशियल है इसके अंदर, तो उसके बाद हम लोग इसका एक बेहतरीन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर बताया गया कि हमें थोड़ा सा एक यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के बारे में, जियो स्पेशल डेटा क्या है, इसका कितना बेहतरीन तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ओके, नाउ आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल में श्रीलंका और इंडिया के फिशरमैन इशू के बारे में डिस्कशन हुआ है। पाक बे फिशरीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में चर्चा की गई है, तो इसको समझते हैं क्या है। ठीक है, तो पहले बार मतलब कल भी मैंने आप लोगों को काफ़ी डिटेल में इसके बारे में समझाया था, पहली बार हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, काफ़ी बार ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं। तो देखो, जो दोनों कंट्रीज़ का डिस्प्यूट है, इसको आप लोग रिलेट कर सकते हो जीएस पेपर टू इंटरनेशनल रिलेशन से। जो कॉन्फ्लिक्ट है कैसे स्टार्ट होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ मैंने पिक्चर्स शेयर कर रखे हैं आप लोगों के साथ, आपको पता होगा कल भी मैंने ये डिस्कस किया था। तो ये सब चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली है। ये सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। हमने WPI CPI के बारे में पढ़ा, ये सब कुछ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी जाकर जरूर ज्वाइन करना। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में कुछ पिक्चर्स वगैरह मैंने यहाँ पर डाल रखी हैं, इसको भी आप लोग जाकर एक बार देख सकते हो। ठीक है, तो पहली बात तो मैप देखते हैं। यहाँ पे आपको इंडिया का मैप देखने को मिलेगा, नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, दोनों कंट्रीज़ के बीच में आपको पाक बे वाला रीजन देखने को मिलेगा, इसको हम बोलते हैं पाक बे। ठीक है, अब यहाँ पर आपको तमिलनाडु नज़र आ रहा होगा। तमिलनाडु के बहुत सारे मछुआरे, जो बहुत सारे फिशरमैन हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, उनको बेचते हैं, उनसे पैसा कमाते हैं। बट आज के टाइम पर इधर की साइड, इंडिया की साइड में रिसोर्सेज काफ़ी कम हो चुके हैं, मछली भी काफ़ी कम हो चुकी हैं। तो ये लोग मछली पकड़ते पकड़ते जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री है वो क्रॉस कर जाते हैं और इंडिया की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे इंडिया की टेरिटरी में ये एंटर करते हैं, तो श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, तो श्रीलंका की टेरिटरी में जैसे यहाँ पर ये
एंटर करता है तो श्रीलंका की जो नेवी है वो इन लोगों को अरेस्ट कर लेती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। काफ़ी सारे लोगों को पहले भी अरेस्ट किया गया और रेगुलरली अरेस्ट यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये आर्टिकल अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों में लगभग 12 फिशरमैन को और अरेस्ट किया गया है, 2 बोट को श्रीलंका ने जब्त कर लिया है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। यही प्रॉब्लम है जिसके अंदर और भी काफ़ी सारे इशू हैं। जैसे पहली चीज़ बताई गई, भारत की साइड में मछली काफ़ी कम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से तमिलनाडु के मछुआरे श्रीलंका की टेरिटरी में चले जाते हैं। दूसरा, प्रोलिफरेशन ऑफ ट्रॉलर्स। ट्रॉलर्स क्या होते हैं मैंने आप लोगों को बताया है। यहाँ पर आप देख पाओगे ये ट्रॉलर को जिस प्रकार से एक बोट देखने को मिलती है, जो इंडियन फिशरमैन है, इंडियन मछुआरे, वो यहाँ पर इसी ट्रॉलर का इस्तेमाल करते हैं और श्रीलंका के अंदर ये ट्रॉलर बैन कर रखे हैं। इसी वजह से श्रीलंका यहाँ पर मना करता रहता है बार बार कि यहाँ पर बिल्कुल भी फिशिंग ना करी जाए, क्योंकि ट्रॉलर में होता क्या है, एक बोट है, बोट के पीछे एक जाल को बांधा जाता है और फिर उस जाल को खींचा जाता है पानी के अंदर, जिसमें यहाँ पर सारी मछली अंदर आ जाती हैं। अब होता क्या है, मछली के साथ साथ यहाँ पर और भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं और भी दूसरे एनिमल्स हैं, वो भी फंस जाते हैं, उनकी जान भी जाती है। मतलब हमारा मैरीन इकोसिस्टम डैमेज हो जाता है और कुछ इस प्रकार का सिनेरियो नज़र आता है। इसमें बहुत सारे जानवर फंस जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि इसी चीज़ को रोकने के लिए मतलब कि श्रीलंका ने इसको बैन कर दिया कि हम लोग यहाँ पर ट्रॉलिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन इंडिया की साइड से ट्रॉलिंग बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। भारत के पास बहुत सारे ट्रॉलर्स आपको देखने को मिलेंगे जो कि इस बोट का इस्तेमाल करते हैं, तो श्रीलंका ने बैन कर रखा है। इसकी वजह से भी श्रीलंका काफ़ी सारे मछुआरों को अरेस्ट कर लेता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। इनफैक्ट बताया गया ये जो इशू है ये अपने आप में बहुत पुराना है। 2017 में श्रीलंका नेवी ने 450 इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया था। फिर उसके बाद 2018 में लगभग 156 फिशरमैन को अरेस्ट किया गया और फिर 2019 में 210 फिशरमैन को अरेस्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे फिशरमैन को श्रीलंका ने अरेस्ट किया है। और अभी पता है चर्चा में किस लिए, अभी चर्चा में इसलिए क्योंकि अभी 2 दिन पहले की बात है, सैटरडे का जो दिन निकला है वहाँ पर 12 और इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट किया है श्रीलंका के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती हैं जो कि मैंने अभी आप लोग को समझाया। इसकी बैक स्टोरी क्या है मैंने अभी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताया कि इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। ये आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी डायरेक्टली मेंशन है, जो कि मैंने आप लोगों को अभी सिंपल शब्दों में बताया है। ठीक है, और उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई थी, मैंने आप लोगों को बताया। ये सारे इश्यूज़ हो गए। उसके बाद एक इशू आता है कच्चातीवू आइलैंड का। कच्चातीवू आइलैंड का विवाद क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये आप लोगों ने यहाँ पर एक पिक्चर देखा होगा, नहीं देखा है तो कोई बात, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपको पिक्चर देखने को मिलेगा। ये ऊपर इंडिया है, नीचे श्रीलंका है, इनके बीच में एक और आइलैंड आता है जिसको हम लोग कच्चातीवू आइलैंड बोलते हैं। अब होता क्या है ना, इस आइलैंड पर हमारे जो तमिलनाडु के मछुआरे हैं वो यहाँ पर फिशिंग करते करते इस आइलैंड पर रेस्ट करने रुक जाते हैं, आराम करने रुक जाते हैं और यहाँ पर अपना जो जाल वगैरह उसको सुखाते हैं, सुलझाते हैं, ये काम करते हैं। तो जब ये काम कर रहे होते हैं तो तब भी यहाँ पर श्रीलंका की नेवी आती है, इनको अरेस्ट करके ले जाती है। तो आप कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि कच्चातीवू आइलैंड एक टाइम पे तो भारत का था, लेकिन भारत ने इसको सौंप दिया श्रीलंका को। तो श्रीलंका को हमने आइलैंड दे दिया है, इसी वजह से यहाँ पर ये डिस्प्यूट रहता है और इसी वजह से तमिलनाडु के अंदर मछुआरों की मांग भी रहती है आइलैंड श्रीलंका से वापस लिया जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रेस्ट भी करते हैं तो भी श्रीलंका की नेवी हम लोग को अरेस्ट कर लेती है। तो कच्चातीवू आइलैंड का इशू भी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा चर्चा में देखने को मिलता है। ये सारे इशू आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इस पूरे टॉपिक का अगर आप लोगों को क्रक्स पढ़ना है, टू द पॉइंट बात करनी है, तो आप इस जिस्ट को भी पढ़ सकते हो जो कि मैंने आप लोगों को समझाया। ठीक है, बॉटम ट्रॉलिंग क्या होती है, कच्चातीवू आइलैंड इशू क्या है, प्लस यहाँ पर क्या डैमेज देखने को मिल रहा है मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, पाक बे एरिया के अंदर ये सब कुछ हो रहा है मैंने आपको बताया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आप लोग नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ या नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल बात करता है IS काडा रूल्स 2021 के बारे में। ठीक है, तो आपको पता होगा ये काडा रूल्स लेकर आए गए हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं। एक टॉपिक है रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी करके, इससे आप लोग रिलेट कर सकते हो। हुआ क्या न्यूज़ में, क्योंकि हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने हमारे राज्य सरकार को लिखा कि भाई जो सरकार है वो आज के टाइम पर क्या करने वाली है। आज के टाइम पर जो डेपुटेशन रूल्स हैं, मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कार्डर रूल्स 1954, इसके अंदर अमेंडमेंट करेगी, इसके अंदर संशोधन करेगी, बदलाव करेगी, खासकर रूल 6 के अंदर। यह बदलाव क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो होता क्या है, जो भी IS ऑफिसर्स बनने की तैयारी कर रहा है, जो भी यहाँ पे IS ऑफिसर बन रहे हैं, IPS बन रहे हैं, होता क्या है, इनको बना कौन रहा है, इनका रिक्रूटमेंट कौन कर रहा है, इनका एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, ये सब करवा रही है हमारी यूनियन गवर्नमेंट, हमारी केंद्र सरकार ये सारी चीज़ें करवा रही है। अब केंद्र सरकार इनका पूरी तरह से एग्जाम वगैरह कंडक्ट करवा कर इनको ट्रेनिंग वगैरह देने के बाद, इनको ट्रेनिंग देने के बाद क्या करती है, अलग अलग स्टेट्स के अंदर एलोकेट कर देती है, अलग अलग राज्यों में इनकी ड्यूटी पर भेज देती है, आपको ये एरिया संभालना है, आपको ये एरिया संभालना है।
लेकिन होता क्या है, फिर एक समय बाद इन ऑफिसर्स को वापस से सरकार यूनियन गवर्नमेंट के पास आना होता है, केंद्र सरकार के अंडर में काम करना होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के अंडर में भी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज आती हैं जहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वहाँ पर आज के टाइम पर इन ऑफिसर्स का काफ़ी बड़ा शॉर्टेज चल रहा है, उन ऑफिसर्स की काफ़ी बड़ी कमी चल रही है। तो क्या होता है, हमारी जो केंद्र सरकार है वो इन राज्य सरकार से बोलती है कि भाई अपने जो ऑफिसर्स उनको भेजो, हमें मिनिस्ट्रीज़ को दिखवाना है, ठीक है, मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। तो इसके लिए जो स्टेट्स हैं ना वो एक लिस्ट तैयार करते हैं, लिस्ट बनाकर अपने स्टेट्स के अंदर देते हैं। जैसे कि मान लो यूपी के एग्जाम्पल लेते हैं, यूपी के अंदर काफ़ी सारे आपको आईएएस ऑफिसर्स देखने को मिल जाएंगे। तो एक लिस्ट बनाएंगे, उन सारे ऑफिसर्स का नाम, उस लिस्ट के अंदर जो जो जाना चाहेगा उनका नाम लिख लेंगे, और हम लोग जाकर केंद्र सरकार के हाथ में थमा देंगे। केंद्र सरकार देख लेगी, जिसको बुलाना होगा बुलाना होगा, ठीक है, बुला लेगी, जिसको नहीं बुलाना होगा नहीं बुलाएगी। तो इस प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो होता क्या है यहाँ पर, जो ये लिस्ट मैंने आपको बताया ना, केंद्र राज्य सरकार को प्रिपेयर करनी होती है, तो राज्य सरकार ये काम नहीं कर रही है आज के टाइम पर। राज्य सरकार ज़्यादा ऑफिसर को नहीं भेज पा रही है केंद्र सरकार के पास, ठीक है। और जो ऑफिसर राज्य सरकार से केंद्र सरकार के पास में जाते हैं काम करने, इसी को हम लोग सेंट्रल डेपुटेशन बोलते हैं। तो ये सेंट्रल डेपुटेशन प्रॉपरली आज के टाइम पर काम कर नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राज्य सरकार खुद बोली कि हमारे पास खुद ऑफिसर्स की कमी है, तो केंद्र सरकार बोल रही है कि भाई हमें तो ऑफिसर चाहिए, हमें अपनी मिनिस्ट्री संभालनी है। तो ये प्रॉब्लम आज के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसी को लेकर यहाँ पर बोला गया कि जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, जो हमारी केंद्र सरकार है, वो यहाँ पर क्वेश्चन उठा रही है कि स्टेट हमारी सुन ही नहीं रहा है, राज्य सरकार हमारी सुन ही रही है, हमारे पास ऑफिसर्स को भेज ही नहीं रही है। तो इसके लिए जो रूल है ना, ये कार्डर सेंट्रल डेपुटेशन को लेकर, मतलब यही ऑफिसर्स को भेजने के लिए एक रूल है 1954 का। तो अब इस रूल के अंदर बदलाव करेंगे। तो रूल के अंदर बदलाव करने के बाद यहाँ पर यह बोला गया, जो केंद्र सरकार है वो थोड़ा सा अपना रोल यहाँ पर दिखाने वाली है। वो रोल ये दिखाएगी कि अब जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी बदलेंगी, ठीक है। मैंने आपको बताना है क्या है कि एग्जैक्टली मैं आपको पॉइंट के ऊपर लेकर चलता हूँ। तो अभी अमेंडमेंट क्या हुआ है ना, बदलाव क्या हुआ है? बदलाव ये हुआ कि जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इन्होंने यहाँ पर ये बोला बदलाव अब ये होगा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, राज्य सरकार को ध्यान से एक लिस्ट तैयार करनी होगी और ऑफिसर्स को टाइम पर भेजना होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट को यहाँ पर ऑफिसर, मतलब जो जितने राज्य सरकार, जितनी केंद्र सरकार ऑफिसर्स की मांग करेगी, उतने ऑफिसर्स को यहाँ पर राज्य सरकार को भेजना होगा, ऐसा यहाँ पर बोला गया, ठीक है। ये बात एक तरीके से आप कह सकते हो, केंद्र सरकार अपना दबदबा बनाना चाह रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी बात मनवाना चाह रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर थोड़ा सा अपनी पावर्स को यहाँ पर ऊपर रखना चाह रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जितने ऑफिसर हम लोग कहें कि इतने ऑफिसर भेजना है, तो ये जो राज्य सरकार को भेजना होगा, और प्रॉपर टाइम पीरियड में भेजना होगा कि हाँ भाई इतने टाइम पीरियड के अंदर भेजना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सालों में भेज रहे हो, तो प्रॉपर टाइम पीरियड में यहाँ पर इनको भेज देना होगा। और अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है, यहाँ पर स्टेट नहीं मानता है, तो इस डिसएग्रीमेंट के मामले में जो खासकर हमारा केंद्र सरकार है उसका चलेगा, केंद्र सरकार का डिसीजन मेन रखा जाएगा, केंद्र सरकार की बात यहाँ पर मानी जाएगी, ऐसा यहाँ पे बताया गया। तो बेसिकली कहने का पर्पज़ है, केंद्र सरकार अपनी तरफ से यहाँ पर अपनी तरफ से चीज़ों को चलाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। और इसको लेकर कल भी एक हमने आर्टिकल डिस्कस किया था जहाँ पे बताया गया ये बिल्कुल गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर है, फेडरलिज्म क्या बोलता है, जहाँ पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, वो कहीं ना कहीं बुरा मतलब एक तरीके से उसके ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्योंकि हमारा इंडिया भी एक क्वासी फेडरल इंडिया है, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, किसी एक के हाथ में सारी पावर नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपने हाथ में सारी पावर्स लेने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अगेंस्ट में रहेगा। और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, अगर आप लोग को डिटेल में पढ़ना है तो इत्तेफाक से कल एक एडिटोरियल आया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेकर, मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है फेडरलिज्म क्या होता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है, कॉम्बेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। ये सारी बातें कल मैंने डिटेल से समझाई हैं, कल आप उसको देख सकते हो। फिलहाल फेडरलिज्म का स्ट्रक्चर मैंने आप लोग को बता दिया, जहाँ पर केंद्र सरकार राज्य सरकार साथ में मिलकर काम करें, ठीक है। बट आज के टाइम पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, तो वही चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसका कुछ और सोल्यूशन हो सकता है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। देखो ये जो आज के टाइम पर ऑफिसर्स का शॉर्टेज हुआ है ना, इसके पीछे के काफ़ी सारे कारण हैं। एक टाइम पर रिक्रूटमेंट बहुत हुआ करते थे, बीच में रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो गए हैं, तो आज के टाइम पर पहली बात तो रिक्रूटमेंट कम है, ठीक है। तो आप सिंपल सा शॉर्टेज को दूर कर सकते हो, ज़्यादा रिक्रूट करके। ये आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, सबके दिमाग में आया कि भाई ज़्यादा ऑफिसर्स को रिक्रूट किया जाए, ज़्यादा ऑफिसर्स को हायर किया जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शॉर्टेज है दूरी कर सकते हैं। क्योंकि शॉर्टेज ही तो मेन प्रॉब्लम है ना, तो इसको दूर किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग को अपॉइंट करो और इस शॉर्टेज को दूर करो। यही एक मेजर पॉइंट है यहाँ पर, जो कि आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है।
आई होप आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ें भी क्लियर हो चुकी हैं। मैंने आपको सारी बातें समझा दी हैं। आईएएस काडा रूल्स क्या थे, आईएएस काडा रूल्स के बारे में अगर आप लोग कुछ लिखना है तो आप लोग लिख सकते हो। मैंने काफ़ी सिंपल शब्दों में, मतलब काफ़ी छोटे फॉर्म में मैंने आपको बताया। हालांकि इसको मैं काफ़ी लंबा खींच भी सकता था बताते बताते काफ़ी लंबी तरीके से, लेकिन इसके बारे में ऑलरेडी कम से कम मैं 10 बार डिस्कस कर चुका हूँ, 10 से ज़्यादा ही बार डिस्कस कर चुका हूँ। जनवरी के मंथ में डिस्कस किया, फरवरी में डिस्कस किया लगातार, तो इसी वजह से ज़्यादा मैंने जोर इस पर दिया नहीं है। बस खाली यहाँ पर थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया, जो भी नए आर्टिकल थे उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया है। उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, देखो इस हिजाब कंट्रोवर्सी को हमने परसों भी कवर किया था, उससे पहले भी कवर किया था, उससे पहले भी कवर किया था। लगभग आप कह सकते हो 5 दिन हम लोगों ने लगातार इस कंट्रोवर्सी को कवर किया है। तो आप लोग मेरे लिए काम ये कर सकते हो कि परसों वाला न्यूज़पेपर एनालिसिस देखना, वीडियो के बिल्कुल लास्ट में चले जाना, आपको हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में पता चल जाएगा। और एग्जैक्टली हाँ, आप संडे वाले न्यूज़पेपर के पास जा सकते हो, मतलब संडे के न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, संडे वाले न्यूज़पेपर एनालिसिस को देखना। और मतलब सिंपल सा यूट्यूब चैनल पर जाओ, आपको मिल जाएगा वो संडे का एनालिसिस, ठीक है। तो परसों का एनालिसिस टाइप करना, आपको मिल जाएगा। उसमें वीडियो के लास्ट में चले जाना, मैंने आपको हिजाब कंट्रोवर्सी के बारे में सारी बातें बता दी हैं, वही सेम चीज़ें हैं, तो आप लोग यहाँ पर आराम से उसको फॉलो कर पाओगे, ठीक है। नाउ अब एक टॉपिक ऐसा भी हमारा जो कि हमने एक अलग से लिया हुआ था, आपको याद होगा, वो था कि हम लोग वैलेंटाइंस को क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसके पीछे का जो स्टोरी है, जो इसकी कहानी है इसके पीछे की, वो क्या है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक है। अब कल इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ये आर्टिकल आया था, तो मैंने सोचा मैंने इसको पढ़ा यार कि चलो बताते हैं, क्योंकि आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा इंडियन एक्सप्रेस के अंदर इस आर्टिकल को कवर किया गया था। तो इसी वाले आर्टिकल को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखो 14 फरवरी को हम लोग वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करते हैं, बट आपको ध्यान रखना है इसका इतिहास क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है। मैं कहानी बताऊंगा, इसमें काफ़ी कैरेक्टर हैं, सुनते हुए चलना, 2 से 3 मिनट में हम इसको ख़त्म करेंगे। 14 फरवरी की बात है, 14 फरवरी 270 एडी के आसपास की बात है, ठीक है। हुआ क्या था, एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम है क्लॉडियस, ठीक है, मैं सीएल लिख देता हूँ, क्लॉडियस टू इनका नाम है। क्लॉडियस टू ने सेंट वेलेंटाइन नाम के व्यक्ति को मरवा दिया था। सेंट वेलेंटाइन के नाम के व्यक्ति का जो सर है वो अलग करवा दिया गया था। तो सेंट वेलेंटाइन नाम ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। जो वैलेंटाइन डे है इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं दुनिया भर में 14 फरवरी में, ठीक है। लव रोमांस के तौर पर इसको देखा जाता है, बट अगर इसका इतिहास देखें तो कोई भी लव और रोमांस से रिलेटेड नहीं है। आप लोग देख पाओगे सेंट वेलेंटाइन का सर धड़ से अलग करवाया गया। अगर हम लोग कैथोलिक इंसाइक्लोपीडिया को देखें तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया लगभग 3 लोग थे इतिहास में जिनका नाम सेंट वेलेंटाइन था, ठीक है। और तीनों को यहाँ पर मरवा दिया गया था 14 फरवरी को। जो पहले सेंट थे वो खासकर यहाँ पर एक प्रीस्ट हुआ करते थे रोमन टेम्पल के अंदर, दूसरे बिशॉप हुआ करते थे इटली के अंदर, सबके नाम सेंट वेलेंटाइन थे। तीसरे के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑलरेडी नहीं है। अगर हम बात करें सेंट वेलेंटाइन के बारे में तो मैंने आपको बताया ना, इटली वाले सेंट वेलेंटाइन के बारे में चर्चा की जा रही है। तो सेंट वेलेंटाइन एक व्यक्ति थे, ठीक है। अभी मैं आपको जो इनका धड़ सर अलग करवा दिया गया था वो बात अलग है, अभी मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ कुछ और बात। जो सेंट वेलेंटाइन थे, ठीक है, इटली के अंदर, तो इनके साथ साथ एक जज हुआ करते थे वहाँ पर, जज ऑस्ट्रियस, ठीक है। क्या नाम है, जज ऑस्ट्रियस करके एक व्यक्ति हुआ करते थे। अब जज ऑस्ट्रियस की एक लड़की थी, इनकी एक डॉटर थी जो कि ब्लाइंड थी, अंधी थी, ठीक है। तो माना जाता था सेंट वेलेंटाइन यहाँ पर उनको ठीक कर सकते थे, उनकी डॉटर को। तो जज ऑस्ट्रियस सेंट वेलेंटाइन को लेकर गए अपनी डॉटर के पास कि इसकी आंखें वापस से रिस्टोर कर दो, और ऐसा हुआ भी। वेलेंटाइन ने यहाँ पर एक काम करके दिखाया और आंखों को वापस से रीस्टोर कर दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सेंट वेलेंटाइन ने ये काम करके दिखाया, ऑस्ट्रियस खुश हो गए। सेंट वेलेंटाइन ने जज ऑस्ट्रियस से बोला कि आप अपना जो रिलीजन है वो यहाँ पर चेंज कर दो। एक तरीके से आप कह सकते हो आप मतलब क्रिश्चियंस के अंदर बदल जाओ, और ऐसा हुआ भी। यहाँ पर वो खुश हुए और उन्हें यहाँ पर अपनी जो पूजा मूर्ति वगैरह की करते थे वो सब बंद भी की गई। और देन उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, ये क्रिश्चियन के अंदर कन्वर्ट हो गए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट वेलेंटाइन से इम्प्रेस होके ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। कौन, यहाँ पर ऑस्ट्रियस, जिनकी बेटी को सेंट वेलेंटाइन ने ठीक किया था। फिर क्या बताया गया, अब जैसे ये बात पता चलती है रोमन एम्परर क्लॉडियस टू को, क्लॉडियस टू जिसने सेंट वेलेंटाइन को मरवा दिया था, तो क्लॉडियस टू को पता चलती है, क्लॉडियस टू भी इंप्रेस होते हैं, बुलाते हैं सेंट वेलेंटाइन को अपने पास, ठीक है। अब बुलाते हैं तो यहाँ पर सेंट वेलेंटाइन क्या करते हैं, क्लॉडियस टू से भी बोलते हैं कि आप भी यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्ट हो जाओ, ठीक है। अब क्लॉडियस टू को गुस्सा आ जाता है, वो बोलते हैं कि मैं क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं होऊंगा, अब तुम्हें अपना फेथ खुद छोड़ना होगा, ठीक है। तुम अपना फेथ छोड़ो या फिर डेथ को एक्सेप्ट करो। तो यहाँ पर सेंट वेलेंटाइन डेथ को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, सेंट वेलेंटाइन अब कह सकते हो कि आपको जेल में देखने को मिलेंगे, ठीक है। होता क्या है, यहाँ पर इनको जेल में डाल दिया जाता है क्योंकि सीक्रेटली शादी करवाया करते थे, सीक्रेट तरीके से मैरिज करवाया करते थे फॉर क्रिश्चियंस।
क्रिश्चियंस की यहाँ पर सीक्रेटली शादी करवाते थे, जिसके अगेंस्ट क्लॉडियस टू, जिसके पूरी तरह से अगेंस्ट में थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हुआ क्या, सेंट वैलेंटाइन ने जब ये जेल में थे तो वहाँ पर जेलर की जो बेटी थी, जेलर की बेटी का आप कह सकते हो उसके साथ यहाँ पर एक तरीके से काफ़ी अच्छे संबंध यहाँ पर बन गए सेंट वैलेंटाइन के। यहाँ पर आप देख पाओगे सेंट वैलेंटाइन जी जब जेल में थे तो यहाँ पर इनको एक तरीके से प्यार हो गया, किसके साथ, जेलर की बेटी के साथ, जेलर की डॉटर के साथ। तो सेंट वैलेंटाइन ने जेलर की डॉटर को एक लेटर लिखा था। ठीक है, और जब यहाँ पर इनको मारा गया था 14 फरवरी में, आप लोग ध्यान रख सकते हो इसके बारे में, तो इन्होंने यहाँ पर उस समय एक लेटर लिखा था जेलर की डॉटर को, और लेटर लिखते लिखते वहाँ पे लास्ट में साइन कर दिया गया था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। तब से यहाँ पर नाम पड़ चुका है वैलेंटाइन, और वैलेंटाइन तब से यहाँ पर जन्म ले चुका है। तो ये वैलेंटाइन डे कहाँ से रिलेट होता है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। हालांकि वैलेंटाइन डे के पीछे की ये एक कहानी है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे के और भी बहुत सारी कहानियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पर बोला जाता है 14 फरवरी को यहाँ पर जो मिडिल एज हुआ करता था, मिडिल एज के टाइम पर 14 फरवरी पहला दिन हुआ था जहाँ पर बर्ड मैटिंग सीजन मनाया गया था। ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पर वैलेंटाइन मनाते हैं। और भी बहुत सारे रीज़न है, लेकिन जो मेन रीज़न सेंट वैलेंटाइन का जो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं उसके पीछे की जो मेन स्टोरी है वो आपको ये वाली देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया, एक लेटर लिखते हैं, लास्ट में यहाँ पर लेटर में लास्ट में साइन करते हैं फ्रॉम योर वैलेंटाइन करके। तो तब से यहाँ पर वैलेंटाइन जो नाम है या वैलेंटाइंस डे है वो 14 फरवरी को लगातार मनाया जाता है, और पूरे दुनिया भर में यहाँ पर इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरी इंडियन एक्सप्रेस के अंदर पब्लिश करी गई थी। ये पूरी स्टोरी मैंने इंडियन एक्सप्रेस की आर्टिकल को देख के आप लोगों को बताया है। दूसरी जगह मेरे पास ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल खुला हुआ है सेंट वैलेंटाइन डे के बारे में। ठीक है, एक प्रीस्ट हुआ करते थे जिनको मरवा दिया गया, वो सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक और क्वेश्चन होगा, जो हमने स्टार्टिंग में प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन लिया था उसका आंसर क्या है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर बी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के थ्रू। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो, और आई होप आप लोगों ने इसको अच्छे से सॉल्व किया भी होगा। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको सब चीज़ अच्छे से क्लियर हो चुकी तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।